महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है। जी हाँ, और ये चुनाव जो है काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इस चुनाव के जो रिजल्ट है ये आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बैठ रहा है किस पार्टी का, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, जिस तरह से जीतने के बाद भी बीजेपी अपनी जीत से उतनी खुश नज़र नहीं आई। पूरी कोशिश करिए महाराष्ट्र में, लेकिन आज इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में काम कर रही है। अब बात यहाँ महाराष्ट्र की हो रही है, वहाँ भी ये बहुत ही अहम रोल निभाने जा रहे हैं। क्या रणनीति लेकर ये उतर चुके हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उन्हीं से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, जो आपका समाज है, अक्सर मैं आपसे बात करती आई हूँ, इंटरव्यूज़ लेती आई हूँ। उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो एक जो आपके समाज के लोग हैं एक अच्छी पकड़ है, कहीं ना कहीं आप उनके लिए आइडल हैं। वहीं पे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, लेकिन महाराष्ट्र पहली बार आप वहाँ गए हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी आपने वहाँ पर उतारे हैं। तो क्या सोच के, वो भी बिना गठबंधन के, तो ये सोच क्या रही सर इसके पीछे? देखिए, हमने जनवादी पार्टी की जो बुनियाद रखी है वो एक विचारधारा के आधार पर रखी है। जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे जनवाद अपने आप में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हम लोग धीरे धीरे राजनीति के एक दशक बीत गया और अब जनवादी विचारधारा और सामाजिक जनवादी क्रांति को घटित करने के लिए इस देश में इस पार्टी का जो गठन किया गया था, अब उसके विस्तार का समय आ गया है। तो जनवादी पार्टी अपने विस्तार के दौर से गुजर रही है और यूपी, बिहार, झारखंड के बाद, पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र में हम लोग जनवादी पार्टी के विस्तार को, संगठन को एक मजबूत आयाम दे रहे हैं। और महाराष्ट्र चुनाव में हमारा यह पहला चुनाव, आने वाले चुनावों के लिए जनवादी पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी महाराष्ट्र की राजनीति में, उसकी एक बुनियाद रख रहे हैं। शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में पंचायत चुनाव भी पार्टी सिंबल पे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिला परिषद का चुनाव, सदस्यों का चुनाव, वो पार्टी के सिंबल पे नहीं होते हैं, पार्टी का बी फॉर्म नहीं लगता है। लेकिन महाराष्ट्र के जिला पंचायत चुनाव में, सदस्यों के चुनाव में, जैसे विधायक के लिए ए बी फॉर्म लगता है, वैसे पंचायत जिला परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए भी ए बी फॉर्म लगता है, पर पार्टी लेवल पे चुनाव होता है। तो और महाराष्ट्र के 3 जिले ऐसे हैं। यूँ तो महाराष्ट्र में एक बड़ा रोल हमारी कम्युनिटी अदा करती है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी हम लोगों के समाज के कार्यक्रम में गए और 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, 3 जिले तो ऐसे हैं जिन जिलों की 40% की आबादी अकेले अपनी कम्युनिटी रखती है। तो हम विधानसभा के चुनाव में एक मजबूत धमक देंगे, लेकिन आने वाले 6 महीने बाद जो पंचायत चुनाव होगा, महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में हम कम से कम 3 जिलों का जिला पंचायत अध्यक्ष हम अपने दम पर बना लेंगे। ये हमारी पार्टी की रणनीति है। और यूँ तो कई ज़िलों में हमारे जिला पंचायत सदस्य बनेंगे। तो 2 सोच थी कि एक तो पार्टी की जो जनवादी विचारधारा है, जो डेमोनिज्म है, इसकी विचारधारा को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ले जाने की ज़रूरत है और उसके लिए चुनाव सबसे अच्छा माध्यम होता है। चुनाव माध्यम होता है ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में अपनी विचारधारा और अपने पार्टी को ले जाने के लिए एक आसान वो समय होता है। तो इस चुनाव में हम लोग जिस दिन गए, हमारा यूँ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन कुमार भूकिया पहले से काम कर रहे थे, बट जिस दिन हम लोग गए, आप रह के आए वहाँ पे 20 दिन, तो कैसा रहा? करके आया। और एक संजोग देखिए कि हम जिस दिन नागपुर पहुँचते हैं, सुबह 10 बजे की हम लोगों की वहाँ पहुँचने की फ़्लाइट थी, हम पहुँचते हैं और पहुँचते ही हमें मैसेज मिल रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा कर देगा। और हम 20 दिन तक लगातार रहे और
42 कैंडिडेट्स जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, उसमें अधिकतर लोगों ने फार्म भरा, जिसमें चूँकि हमारी जो पार्टी से जुड़े हुए वर्कर थे वो राजनीति में नए थे, तो राजनीति में नए थे तो कुछ गलतियां हुई, तो लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा हमारे उम्मीदवारों के पर्चा नॉमिनेशन खारिज हो गए, या और कुछ लोग का जो इंडिपेंडेंट पर्चा वैलिड हो गया और पार्टी द्वारा भरा हुआ पर्चा इनवैलिड हो गया। लेकिन तब भी लोग 21 लोग जनवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और 5-6 लोग ऐसे हैं जो जनवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, लेकिन उनका एबी फार्म लेट से पहुंचा, तो जो जनवादी का एबी फार्म लगा करके उन लोगों ने फॉर्म भरा था वो तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था वो एक्सेप्ट हो गया है। वो सब लोग जनवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो महाराष्ट्र में एक शुरुआत या कहें एक आगाज हो चुका है, और आने वाले अब क्योंकि अब वहाँ पे पार्टी प्रॉपर काम करेगी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहाँ पे जो हैं लगे हुए हैं, आप दोबारा भी सुन रहे हैं कि वहाँ जा रहे हैं। मैं कल फिर महाराष्ट्र निकलूँगा और 18 तारीख तक महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का प्रचार प्रसार है, वहाँ रहूँगा। और कुछ सीटें हमारी ऐसी हैं, अगर स्थितियाँ ठीक ठाक रहीं और ठीक हम लोग बनाने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर हम लोग परिणाम भी ला सकते हैं। ऐसी भी परिस्थिति बनी हो रही है और उन सीटों पर कॉन्सेंट्रेट होकर के अभी हम लोग चल कर के चुनाव कैंपेन भी करेंगे। और महाराष्ट्र के बाद हम लोगों ने बहुत ही जल्द राजस्थान में मैं गया हुआ था, राजस्थान जनवादी पार्टी की यूनिट तैयार की जाएगी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो बाकी राज्यों में भी काम करेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ की जाएगी, मध्य प्रदेश की जाएगी। विथिन 6 मंथ में जैसे ये चुनाव ख़त्म होगा, हमारी जो जनवादी पार्टी के संगठन की प्रसार टीम है, जो हमारी सेंट्रल टीम है, वो इन राज्यों में भी जल्दी से जल्दी कार्यक्रम लेकर के प्रदेश स्तरीय कमेटियों का गठन करेगी। और जिस सोच के आधार पर हम लोग जनवादी पार्टी की बुनियाद रखे थे कि जनवादी पार्टी का संगठन अखिल भारतीय स्तर पर होगा, बंगाल में भी हम लोग संगठन को ठीक करेंगे, हम लोग आसाम में करेंगे, जहां हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है, एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक संगठित नहीं है और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे नहीं खड़ा है, अपनी राजनीतिक गोलबंदी पे नहीं खड़ा है। तो एक बड़ा वोट बैंक रहते हुए भी उसको कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन उन प्रदेशों में जब हम लोग काम शुरू करेंगे, तो जैसे आज उत्तर प्रदेश में लोग हमारी कम्युनिटी को जानने लगे, पहले तो कोई चर्चा भी नहीं करता था, जनवादी पार्टी धीरे धीरे इस स्थिति में लाई कि अब जब भी उत्तर प्रदेश की सियासत की बात होती है तो उसमें हमारी कम्युनिटी की भी बात होती है। और अब हम लोग कम्युनिटी से ऊपर उठ करके विचारधारा की पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं, जो हमारी मौलिक विचारधारा। तो आने वाले टाइम में जनवादी पार्टी पूरे देश में अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर काम करने वाली है। सर, यूपी का जिक्र हो रहा है, इस वक्त हम लोग यूपी में ही हैं। एक पदयात्रा का जिक्र शुरुआत में 1 महीने 2 महीने पहले काफ़ी उठा था कि संजय सिंह चौहान, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी कि एक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें धीमी गति हो गया, स्लो हो गया। तो अभी उसका क्या है सर, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर हम लोगों की पदयात्रा नवंबर महीने में हो गई होती और नवंबर के फर्स्ट वीक में हम लोगों की बिहार की रैली भी हो गई होती। लेकिन ये जो सामने महाराष्ट्र का चुनाव आया, तो इसमें हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की फोर्स वहाँ लगी, जिसकी वजह से ये हमारा इवेंट थोड़ा पीछे हटला है। लेकिन हम भले देर कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मुकम्मल करेंगे। और जनवादी पार्टी जल्द ही, हम लोगों ने 17 तारीख को डिसाइड किया है कि मऊ से जो आरक्षण के वर्गीकरण का जो मामला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC और ST और OBC आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, जिससे कि इन वर्गों की जो मजबूत जातियां आरक्षण का लाभ लेकर के फ़ायदा ले चुकी हैं और अपनी संख्या के अनुपात में ज़्यादा सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में भागीदारी प्राप्त कर ली हैं, उनके अलावा जो लोग आज तक छूट गए हैं, उन्हें इस आरक्षण की व्यवस्था
का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्गीकरण हो। और बड़ा आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसकी मानसिकता बीजेपी की थी कि इसे लागू करे, और पिछले दिनों में भी बीजेपी ने इसको लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 4 महीने के बाद भी, आदेश के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि जब तक जन दबाव बीजेपी के ऊपर नहीं बनेगा, तब तक बीजेपी इसको लागू करने की स्थिति में नहीं है। अब इसके लिए अब हम लोग 20 तारीख को, जैसे ही हमारी महाराष्ट्र से हम खाली होंगे, और परसों से मतलब 2 दिन बाद से हमारे पार्टी के दोनों राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष, तमाम सारे कार्यकर्ता जहां मऊ से पदयात्रा की शुरुआत होनी, ये सब लोग अपने उन जिलों के प्रवास में चले जाएंगे और पदयात्रा की तैयारी में सारी अति पिछड़ी जातियों के बीच जा कर के गोलबंदी खड़ा करेंगे। और पदयात्रा जो होगी वो जनवादी पार्टी का एक ऐसा इवेंट होगा, एक इतनी बड़ी आबादी के साथ पदयात्रा होगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वह भी एक मील का पत्थर बनेगी और एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगी। और मैं जानता हूं कि जनवादी पार्टी के इन कार्यक्रमों के बाद पदयात्रा, मुझे लगता है कि 4 जिलों की होते होते उत्तर प्रदेश सरकार इस स्थिति में आएगी कि इसको लागू करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय सिंह चौहान जी, जिनसे हमने बात की, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से जनवादी पार्टी बाकी राज्यों में काम करने के लिए तैयार है, अपने समाज के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिए। खैर, अभी के लिए इतना ही। इनसे जुड़े सारे अपडेट्स मिलेंगे यहीं पर, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।